हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विक्रम सब्रवाल। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस के बारे में बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे डॉक्टर्स के ओपिनियन सब जगह आप देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कभी आपने सोचा है कि ये ब्लैक फंगस एक्चुअली क्या है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम कोविड के चलते देखें तो कोविड इन्फेक्शन में जो स्टेरॉइड्स पेशेंट्स को दिए जाते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए, वो डेफिनेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, खासकर उन लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डायबिटिक्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं या और किसी संगीन बीमारी से ग्रस्त हैं। उनको जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी और गिर जाती है, जिसकी वजह से वो हर तरह की इन्फेक्शन इंक्लूडिंग ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं, यानी कि वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन डेटा के हिसाब से सिर्फ 50 to 60% ही स्टेरॉइड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी के 40% की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना चाहेगा? आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इसमें कुछ रोल आपका भी है। आप भी ब्लैक फंगस की ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। रैम्पेंट यूज़ ऑफ जिंक सप्लीमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा उभर के फैक्टर आ रहा है जो ब्लैक फंगस की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। रिसर्च ने ये साबित किया है कि फंगस की ग्रोथ के लिए, फंगस के सेलुलर ग्रोथ के लिए उसको जिंक की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर जिंक कम दिया जाए या फंगस को जिंक ना मिले तो उनके बॉडी के प्रोसेसेस जो है, सेलुलर बॉडी के प्रोसेसेस नहीं चल पाते और फंगस मर जाती है। अब देखा ये गया है कि पिछले 1 साल से 1.25 साल से लोग जिंक के सप्लीमेंट्स खाए जा रहे हैं, बिना किसी कारण खाए जा रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि हमारी जिंक की रिक्वायरमेंट एक्चुअली है कितनी। हमारी जिंक की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 11 मिलीग्राम मेल्स की और 9 मिलीग्राम फीमेल्स की। ये रिक्वायरमेंट सिंपली स्पीकिंग 4-6 बादाम, 2-4 काजू, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से बहुत ईजिली पूरी हो जाती है। तो फिर हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों है? कोविड का मतलब ये थोड़ा ना कि हमें जिंक की डेफिशिएंसी हो गई है, लेकिन लोग खाए जा रहे हैं। लोग बिना डॉक्टर की सलाह के भी खा रहे हैं, खुद से भी खा रहे हैं। कई बार पेशेंट को मना करो कि जिंक के सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी खुद से लेना शुरू कर देता है। केमिस्ट बेचे जा रहे हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है कि जिंक सप्लीमेंट्स फंगस की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न जो देखने में आया है वो है अननेसेसरीली स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन में देख रहा हूँ कि लोग 5-5, 7-7 दफ़ा कर रहे हैं। कोविड है तब भी कर रहे हैं, नहीं है तब भी कर रहे हैं, गला ख़राब है तब भी कर रहे हैं, गला ठीक है तब भी कर रहे हैं। 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 5 दफ़ा, 8 दफ़ा। आप ये देखिए कि स्टीम करती क्या है। हमारा ये जो नाक होता है और ये जो गला होता है, इसमें जो अंदर की जो लाइनिंग होती है, स्किन की जो लाइनिंग होती है, उसको म्यूकोज़ा कहा जाता है। उस म्यूकोज़ा पे छोटे छोटे बाल या रेशे जैसे होते हैं जो किसी भी फॉरेन बॉडी की एंट्री जब हमारे नाक के थ्रू होती है, उसको वो झाड़ू की तरह क्लीन करते हुए बाहर फेंक देते हैं। अब होता क्या है कि जब आप अननेसेसरीली स्टीम लिए जा रहे हैं, हाई टेम्परेचर से आप स्टीम ले रहे हैं, वो सीलिया जिनको हम बोलते हैं, वो जो छोटे छोटे बाल या रेशे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जो हमारा म्यूकोज़ा है, जो अंदर की स्किन है, उसकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। तो भी फंगस का ग्रोथ या और किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो अननेसेसरीली स्टीम इनहेलेशन जो है वो भी एक कारण बन के आ रहा है इस ब्लैक फंगस की ग्रोथ के लिए, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है कि स्टीम तभी लें जब बहुत रिक्वायर्ड हो, मैक्सिमम दिन में 1 आधी दफ़ा, दैट्स इट, और वो भी 2-4 दिन के लिए। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 साल से रोज़ दिन में 3 दफ़ा स्टीम ले रहे हैं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लोग केमिस्ट से लेके डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और पता नहीं कौन कौन से सेफ्टम और ऑल काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, हर तरह के एंटीबायोटिक्स लोग डॉक्टर पे आने से पहले ही केमिस्ट से लेके खा चुके होते हैं। एक डेडली कॉकटेल जो मार्केट में मिल रही है वो एजिथ्रोमाइसिन, जिंक सप्लीमेंट और लिमसी, यानी कि जो विटामिन सी सप्लीमेंट है। विटामिन सी हमारे लिवर के लिए डैमेजिंग है एक्सेस में। तो ये सारी चीज़ें लोग खुद से ही लिए जा रहे हैं और पिछले 1 साल से ले रहे हैं। मैंने कितने ऐसे पेशेंट्स देखे जो एक दिन में 3-3 सप्लीमेंट जिंक के ले रहे हैं, 3-3 विटामिन सी के ले रहे हैं, फिर भी कोविड से मर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टीरॉयड्स जो है कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है, 60% तक रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बाकी 40% के लिए ये मेन 3 फैक्टर्स, जिंक सप्लीमेंट अननेसेसरीली, स्टीम इनहेलेशन अननेसेसरीली और एंटीबायोटिक्स का यूज़ अननेसेसरीली, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आ रहा है जो हमारे फंगल इन्फेक्शंस, खासकर ये जो ब्लैक फंगस और तरह की फंगस इन्फेक्शंस जो हैं उनको प्रमोट कर रहा है।
तो कृपया मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, बिना डॉक्टरी सलाह के कुछ मत कीजिए, अननेसेसरीली स्टीम इन्हेलेशन मत लीजिए, 50-100 ग्राम के जिंक के सप्लीमेंट्स मत खाइए, एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के पूछे मत लीजिए। स्टेरॉइड्स में भी डॉक्टर्स का रोल है। डॉक्टर्स जो है वो दे आर राइटिंग स्टेरॉइड्स, दे आर प्रिस्क्राइबिंग स्टेरॉइड्स टू रिक्वायर्ड पेशेंट्स। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पेशेंट जो है उनमें ज़रा सी पेशेंट कहा जाता है, लेकिन उसमें पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो क्या करते हैं, ज़रा सा बुखार हुआ, 99.1 हो गया, 99.2 हो गया, 99.3 हो गया, वो डॉक्टर की जान खा जाते हैं। तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा, उसके पास ऑलरेडी इतना रश है, उसका ऑलरेडी इतना स्ट्रेस लेवल है, उसके पास दिन के 100 मरीज़ हैं, वो बोलेगा जाओ जी स्टेरॉइड्स मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मानना तो है ही नहीं है, आप में पेशेंस ही नहीं है। ऑक्सीजन 99 से 98 होती है, आपकी जान निकल जाती है। अरे भाई ये सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। बुखार जो है तभी दवाई लें, नहीं तो मत लें। लेकिन अब दिन में 10-10 फ़ोन करोगे डॉक्टर को तो वो क्या करेगा, वो कहेगा खाओ भाई स्टेरॉइड। कितने पेशेंट्स तो ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने स्टेरॉइड नहीं लिखा। अरे भाई स्टेरॉइड को लड्डू है जो आपको खाना है। तो कुछ हद तक स्टेरॉइड्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ज़रा ध्यान से सोचिए, कुछ हद तक आप भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जो अननेसेसरी की चीज़ें कर रहे हैं, अननेसेसरी डॉक्टर को प्रेशराइज कर रहे हैं, जिंक के सप्लीमेंट्स खाए जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि इसका क्या रोल है, हमें रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। तो इसमें जो है ब्लैक फंगस हर जगह हो रहा है, लेकिन बिना सोचे समझे लोग ये जो जब काम कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जिंक खा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टरी सलाह के कुछ ना किया जाए। इसलिए अपना बचाव आपको खुद करना है, ठीक है। कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है कि जिंक से कोविड से बचाव होता है। कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है कि स्टीम लेने से जो है निमोनिया से बचाव होता है। स्टीम एक अच्छी चीज़ है, जो कभी कभार गला ख़राब हुआ आपने ले ली और बात ख़त्म हो गई। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखिए और जो है अपनी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाइए। प्रॉपरली स्लीप लीजिए, 8 घंटे की नींद लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, प्रॉपर खाना खाइए, फैमिली के साथ समय बिताइए, थोड़ा खुश रहिए, एंग्जाइटी को कम कीजिए। ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी और आपको जो है ब्लैक फंगस से बचाएंगी। धन्यवाद।